इस्लामाबाद की सबसे लंबे कद की वकील नायला राजा की सोशल मीडिया पर भी धूम। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स। नायला राजा कौन है और ये कैसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनी, आइए आपको दिखाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मुझे ये बताएं, आपने वकालत कब शुरू की और फिर सोशल मीडिया पर कब आ गई? वकालत तो इस तरह से था कि सोशल मीडिया तो मैंने बहुत पहले से करी थी, लेकिन यह है कि वो कोई कैरियर नहीं था मेरा। उस तरह से मैंने सोचा नहीं था कि वो कोई कैरियर बन जाएगा। और वो कोविड में थोड़ा ज़्यादा मतलब इस तरह से था कि मैंने उसमें ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया था। पहले मैं ऐसी बस जैसे हर कोई पिक्चर्स लगाता है और बस मुझे तैयार होने का शौक़ था, तो बस मैंने इसी तरह से पिक्चर्स लगाई थी। लेकिन यह है कि कोविड में यह है कि वो चीज़ ज़्यादा एक सोशल मीडिया को ज़्यादा लाइफ मिल गई, इंस्टाग्राम को भी लाइफ मिल गई, एक बिज़नेस बन गया। और अब इस तरह से है कि मैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रही हूँ और फैशन रिलेटेड उस तरह से, बल्कि उसमें फ़ैशन भी है, लाइफस्टाइल भी है, तो काफ़ी चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो वकील मैं बाद में बनी हूँ और ब्लॉगर मैं पहले बन गई। अच्छा, अमूमन देखा गया है कि ख़वातीन या टीचर्स बनती हैं या फिर वो डॉक्टर बन जाती हैं, आप वकील बन गई, ऐसा क्यों? मेरा भी पहले वैसे यही सब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। मेरी मामा कहती थी तुम्हारी ना डॉक्टर्स वाली शक्ल है, तुमने डॉक्टर ही बनना है। और लेकिन पता नहीं कैसे मैंने पहले MBA किया था और मेरा बचपन से मेरे अंदर ये था कि मैं ना नाइंसाफ़ी नहीं देख सकती थी कभी। मैं थोड़ा सा भी देखती थी ना किसी के साथ अनफेयर है, कोई मसला या कुछ, तो मुझे बड़ा होता था बोलने का। मुझे हर कोई कहता था तुमने ज़रूर बोलना होता है, तुम चुप नहीं रह सकती हो। तो मैं कहती थी नहीं, हालांकि अपने लिए भी इतना कभी कभार नहीं भी चीज़ें बर्दाश्त कर जाती थी, लेकिन दूसरों के साथ जब कुछ हो रहा होता था तो मैं सोचती थी मैं नहीं ये चीज़ बर्दाश्त कर सकती। तो फिर अच्छी बात है कि वही चीज़ अगर आपका प्रोफेशन बन जाए कि आप लोगों के लिए स्टैंड लो और बोल सको, और अगर आप नहीं देख सकते कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और जहाँ तक टीचिंग की बात है, मैंने भी टीचिंग की है। जब मैंने लॉ कंप्लीट किया था तो मेरी यूनिवर्सिटी से मुझे ऑफ़र हुई थी कि आप जो लॉ के फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ाएँ और टोट लॉ पढ़ाएँ। तो मैंने तो तब 6 मंथ्स टीचिंग भी की है, लेकिन फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। आप एक वकील भी हैं, साथ साथ अपनी वीडियोस भी बनाती हैं, रील्स बना के सोशल मीडिया पर लगाती हैं, तो टाइम कैसे मैनेज करती हैं? मैं टाइम मैनेज कर लेती हूँ क्योंकि असल में वकील होने की वजह से मुझे बहुत सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगता है जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हो ना तो आपके दिन में काफ़ी बरकत हो जाती है। सुबह कितने बजे उठती हैं? मैं सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ, अक्सर तो मैं 6 बजे भी उठ जाती हूँ। मुझे ये बताएं, आप अदालत को डेली कितना घंटा देती हैं और किस नौयत के केस देखती हैं आप? पहले ऐसे था कि मैंने जो काम स्टार्ट किया था वो एंटी हरासमेंट डिपार्टमेंट से स्टार्ट किया था। तो मेरा यही इंटरेस्ट था कि मैं इसी में ज़्यादा काम करूं। लेकिन यह है कि वो जो है स्पेशल लॉ है, उसके केसेस भी थोड़े कम हैं। और यही होता है कि स्टार्टिंग में ज़्यादातर, क्योंकि कंप्लेनेंट को तो लॉयर चाहिए नहीं, और अक्सर ये होता है कि उनको वो लोग लॉयर्स कर भी लेती हैं कुछ सीनियर, या उनको यही होता है कोई सीनियर लॉयर करें। तो ज़्यादातर ये होता है कि एक्यूज़ड ही होते हैं जो डिफरेंट लॉयर्स को कर लेते हैं, जो न्यू हों या कुछ इस तरह से। तो मेरे पता नहीं क्या है, मेरे अंदर भी थोड़ा सा ऐसा मसला है कि मैं जहाँ मैं ये देख रही हूँ ना एक्यूज़ है, और इस केस में हालांकि वीक होता है, मैं फैक्ट्स में देखती हूँ कि काफ़ी वीक हैं, एलिगेशंस लगी हुई हैं ऐसी, और आगे बातों से खुद ही वो डिनाई भी करी हैं कुछ चीज़ों से। तो फिर भी मुझे होता है एक्यूज़ को मैं इतनी जल्दी, अब जिस डिपार्टमेंट में मैंने काम किया, जिस चीज़ के मैं ख़िलाफ़ हूँ उसी के मैं एक्यूज़ को प्रेजेंट कर लूँ केसेस में, तो उसमें मैं थोड़ा स्लो हो जाती हूँ। और दूसरा ये है कि उसके बाद फिर मैंने कंज्यूमर कोर्ट के केसेस देखे, वो भी एक स्पेशल लॉ है। बाकी ये जो फैमिली केसेस हैं वो तो साथ साथ चलते रहते हैं और सब चीज़ें। लेकिन मैं जो मेनली है वो यही चाहती हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, क्योंकि उसमें मेरा होल्ड हो, मुझे सारा पता हो कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो इतना आसानी से नहीं पता चल सकता, वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रख के पता चल सकता है। और अभी मैंने क्रिमिनल प्रैक्टिस स्टार्ट की है, अभी मैंने ज्वाइन किया है। और लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं किन केसेस में ज़्यादा काम करना चाहती हूँ, तो मैं ज़्यादातर जेंडर बेस्ड वायलेंस रिलेटेड केसेस में काम करना चाहती हूँ। आपके वालिद भी वकील थे, तो आप उनसे भी कुछ सीख रही हैं वकालत? उनका टैक्सेशन का काम है और टैक्सेशन मुझे बहुत बोरिंग लगता है, और पापा टैक्सेशन के बहुत अच्छे लॉयर हैं, और लेकिन मुझे टैक्सेशन इतनी पसंद नहीं है। लॉ पाकिस्तान से किया था बाहर से? नहीं, मैंने पाकिस्तान में किया, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक्सटर्नल प्रोग्राम किया है। वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो 2 ईयर्स का था मेरे लिए। अगर मैं पाकिस्तान का करती तो वो 5 ईयर्स का है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आजकल टिकटॉक का ज़माना है, लेकिन आप टिकटॉक बनाती नहीं है, आप सिर्फ इंस्टाग्राम को यूज़ करती हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि टिकटॉक का ये थोड़ा सा मसला है कि टिकटॉक को थोड़ा सा अभी उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिली हमारे यहाँ। हालांकि इवन इतने रिस्पेक्टफुल लोग भी हैं, हमारे प्रेसिडेंट का टिकटॉक में अकाउंट है, प्राइम मिनिस्टर का है, इतने ज़्यादा अच्छे नॉन कंपनीज़ का है, सब लोगों का है, लेकिन ये है कि अभी तक उसकी उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं ये भी देखती हूँ कि काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट भी बात कर रहे होते हैं कि टिकटॉक बुरी चीज़ है, ये सब कुछ। और फिर अगर सब इतना सब मैसेज दे रहे हो, इवन टिकटॉक काफ़ी मुल्कों में उसको बैन किया हुआ है, तो कोई मसला है तो वो बैन है ना। तो इस वजह से मैं टिकटॉक में नहीं हूँ, मेरे फेक अकाउंट्स टिकटॉक में काफ़ी हैं। इसी वजह से मैंने अपना एक अकाउंट बना दिया था टिकटॉक में
कि ये ना हो कि कल को कोई यही क्लेम कर दे कि वो मेरा ही अकाउंट है, कि मैं अगर कहीं हूँ ही नहीं। तो मैंने एक अकाउंट बना लिया था, लेकिन उस तरह से मैं टिकटॉक में वीडियोस नहीं बनाती। अपने मैं इंस्टाग्राम की वीडियोस में टिकटॉक में पोस्ट कर देती हूँ कभी कभार, लेकिन ये है कि मेरा टिकटॉक में मुझे पसंद नहीं, और इतनी ऐप्स आप देख भी नहीं सकते ना। आपके बतौर वकील सबसे बड़े उस्ताद कौन है? मेरे रिजवान अब्बासी साहब हैं अभी, और पहले मैं आरिफ चौधरी, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने आरिफ चौधरी साहब को ज्वाइन किया था, लेकिन अभी जो आपको पता है टॉप के क्रिमिनल लॉयर जो हैं वो रिजवान अब्बासी साहब हैं, तो फिर उन्हीं से सीखना चाहिए क्रिमिनल रिलेटेड। आपके जो सोशल मीडिया के फैंस हैं जो आपको फॉलोइंग है आपकी, आपको देखते हैं, आपकी रील्स देखते हैं, उनके अक्सर हमने कमेंट देखे हैं कि वो पूछते हैं आपकी खूबसूरती का राज क्या है। तो पता नहीं ये क्यों, खूबसूरती का राज तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन यह है कि मैं अपने आप को मेंटेन रखती हूँ। मुझे लगता है हर किसी को अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। मुझे वो लोग नहीं पसंद जो अपना ख्याल ना रखें, जो कुछ भी खा लें और ऐसे मेसी उनका सब कुछ हो, रूम और सब चीज़ें। मुझे हर चीज़ मेंटेन पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक एक चीज़ की वैल्यू होती है ना, तब तक वो मैटर करती है। सोशल मीडिया से आपको कोई अर्निंग भी हो रही है कि नहीं? हाँ जी, सोशल मीडिया से मुझे अर्निंग हो रही है, और इसलिए मैं सोशल मीडिया को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे उधर से ही काफ़ी अर्निंग हो रही है। महाना कितना कमा लेती हैं? ये ऐसी बातें बताई नहीं जाती, वही वाली बात है। मर्दों से नहीं ये सवाल करना चाहिए, औरतों से तो कर लेना चाहिए। मतलब अच्छा अर्न कर लेती हूँ, फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक। अब ये अंदाज़ा मैं नहीं दे सकती ना, वही वाली बात है कि ये अच्छा चीज़। चलिए ये बता दें कि आप वकालत से ज़्यादा कमाती हैं सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया से उधर महाना कितना कमा लेती हैं? उधर तो मेरी अर्निंग उस तरह से भी है ही नहीं, अभी तो मेरा सिर्फ लर्निंग ही चल रहा है। कितने साल से वकालत कर रही हैं? वकालत ये है कि मेरी 1.5 साल हो गया है। पहले मेरे डिपार्टमेंट को अगर निकाल के, मतलब कोर्स की प्रैक्टिस डिपार्टमेंट के साथ मेरा अलग से था 1.5 साल, मतलब 3 साल ही हो गया ओवरऑल अगर देखा जाए तो। और सोशल मीडिया को कितने साल हो गए आपको? सोशल मीडिया को 2018-19 से अगर मैंने स्टार्ट किया तो मुझे 4-5 साल हो जाते हैं। तो अब तक आपके कितने फॉलोअर्स हो चुके हैं? अभी तक मेरे 5 लाख फॉलोअर्स हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी माशरे में हमने देखा है कि लोग अपनी बेटियों को किसी भी कचहरी में या अदालतों में ले जाने से डरते हैं, हाँ ना। तो नहीं लेके जाते। तो आप इस बात को फिर कैसे डिफेंड कर देंगे बतौर वकील? मैं इसको तो इसी तरीके से इस पैगाम को दूंगी, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ी एग्जांपल हूँ। अगर मैंने कोर्स ज्वाइन किए हैं और मेरे लिए मतलब मैं अगर देखा जाए अभी लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन मैं भी पहले बहुत ज़्यादा इस चीज़ में नर्वस थी कि मैं कोर्स ज्वाइन करूँ या नहीं। मुझे यही सोचती थी कि मैं डिपार्टमेंट के साथ ही काम करूँगी, लेकिन जब मैंने कचहरी ज्वाइन की फिर मुझे वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ कि वहाँ नाइंसाफ़ी की तो बात ही नहीं है। वहाँ लोग आते हैं इंसाफ के लिए, और वहाँ पे इंसाफ मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई के जी कोर्स लगे रहेंगे, कचहरियाँ लगी रहेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बनी इसलिए कि इंसाफ मिले। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो मैंने देखा है कि जजेस बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अगर किसी तरीके से कोई औरत है या कोई भी ऐसा बंदा है जो बेचारा अभी विक्टिमाइज्ड है, उसको रिलीफ देने की हर तरह से कोशिश करते हैं। आज तक मेरे साथ कोई गलत एक्सपीरियंस नहीं हुआ। शायद मेरे साथ कोई गलत एक्सपीरियंस होता तो मैं जाती ही ना कोर्स। आप कितने बहन भाई हैं? मेरी और 4 बहनें और 1 भाई। तो आपके फैमिली में कोई और भी वकील है? आपके अब्बू? हाँ जी, मेरी सबसे छोटी बहन भी वकील हैं, और अभी वो लंदन गई हैं अपने मास्टर्स के लिए। आपकी शादी हुई? नहीं। तो कब तक शादी करेंगे? शादी अभी तक मेरा थोड़ा सा बिलीफ है सोलमेट्स पे, और कि कोई ऐसा हो जो मुझे पता हो कि मतलब मैंने काफ़ी अपनी लाइफ की ऐसी चीज़ें जो इसीलिए रखी हुई हैं कि मैंने वो अपने पार्टनर के साथ ही करनी है। जैसे यूरोप में अभी तक नहीं गई, स्काई डाइविंग और ये जो सी लाइफ देखने एक्सप्लोर करने वाली, मैंने ये सोचा कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही करूँगी, लेकिन बस अभी तक लाइफ पार्टनर मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं थोड़ी इस मामले में अभी तक ये है आपने प्लान्स तो कर लिए हैं कि मैंने ये चीज़ें लाइफ पार्टनर के साथ करनी है, हाँ जी, लाइफ पार्टनर कौन है ये नहीं सोचा? नहीं, अभी तक ये नहीं सोचा। ये बात है सोलमेट, आपको पता है जो ये आप जब ये सोच में चले जाते हो ना कि मेरा कोई सोलमेट है और वही मुझे मिलना चाहिए, तो इसमें ना बड़ा टाइम लगता है, इतना इजीली नहीं मिल सकता सोलमेट। मेरा ये लोगों की इतना बिलीव नहीं है कि बस शादी कर लो और बस एक शादी वाले उस पर चलो कि बस शादी और शोर है और बच्चे हैं। मुझे ये होता है कि मतलब एक प्रॉपर मतलब आपके साथ जिसके साथ आपका रहने का दिल कर रहा है ना, उसी के साथ शादी करो। आप सोशल मीडिया स्टार बन चुकी हैं, तो कभी आपको किसी आपके फैन ने प्रपोज किया है? बहुत दफ़ा मुझे शादी रिलेटेड बहुत मैसेजेस आते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे जितने रिश्ते आते हैं इतने मुझे इंस्टा क्वेरीज नहीं आती ब्रांड्स की, जितने रिश्ते आते हैं आ चुके हैं आपको? बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे रिश्ते ही आते हैं ज़्यादा। तो इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस आते हैं रिश्ते रिलेटेड। तो फिर आप उनको कैसे टैकल करती हैं? मैं ज़्यादा तो अक्सर तो इग्नोर करती हूँ। अक्सर तो पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर भी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इतना मुश्किल तो नहीं है नंबर, आपको पता है। तो नंबर भी लोग ढूंढ लेते हैं, और उसमें भी आके यही बात कर रहे होते हैं कि हमने आपको इसलिए किया क्यों, अपने पेरेंट्स को भी जवाना चाहते हैं और ये सब कुछ। मैं कहती हूँ क्या मतलब है, मतलब ये किस तरह की बात है, इस तरह कौन रिश्ता भेजते हैं? तो मैं कहती हूँ नहीं, अभी मैं इस तरह से नहीं कि आप लोग मेरे साथ डायरेक्टली रिश्ता भेजो, इस तरह मैंने करनी नहीं है। मुझे कोई पसंद आएगा तभी मैं करूँगी। कभी कोई फिल्म ड्रामे की ऑफर आई?
ड्रामों की मुझे काफ़ी दफ़ा ऑफ़र आई, लेकिन एक्टिंग तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल। कौन से ड्रामे की ऑफर आई? मुझे इस तरह से ड्रामों की नहीं थी कि मतलब कि कोई ड्रामा है या कुछ इस तरह से, लेकिन काफ़ी दफ़ा मुझे मतलब जो मेरे में फेसबुक में और इस तरह से PR वाले या डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स के मैसेजेस आए हुए हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आप हमें अपनी पिक्चर्स भेजें और उसके लिए आप आएँ अपने इंटरव्यू के लिए। लेकिन वो सब के लिए एक तो कराची जाना पड़ता है और मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आपने अब देखा ही होगा मेरी लाइफ का भी ऑलरेडी इतनी बिजी हूँ जो कि मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ और उतना ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे कर रही हूँ, तो मैं उससे ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकती। आप मुझे ये बताएं कि आप दोनों फील्ड्स को साथ साथ लेके चलेंगे या फिर एक को छोड़ देंगे? नहीं, एक को छोड़ दूंगी। किसको छोड़ेंगे? मैं ये ब्लॉगिंग को ही छोड़ूंगी और इसमें भी मेरा यही है नेक्स्ट कि इंशाल्लाह मैं अपना कुछ लॉन्च करूं और सब कुछ, क्योंकि ट्रांजिशन उसके बाद यही होती है आपकी। पहले आप जाहिर सी बात है अपनी वर्थ बनाते हो, जब अब आपकी वर्थ बन जाती है फिर आप अपने लिए कोई चीज़ बना लेते हो कि आप आराम करो और बस फिर वो चीज़ हो और फिर उसको मार्केट करो आप। तो बस ये है कि अब मैंने अपनी वर्थ तो बना ली है और बाकी ये कि मेन तो मेरा जो गोल है वो लीगल फील्ड ही है। अब तो जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं या आपके फैंस हैं, आपको देखते हैं और आपको देख के इसी तरह की रील्स ये वीडियोस बनाते हैं, उनको क्या पैगाम दें? मैं उनको ये पैगाम दूंगी कि अच्छी बात है, अच्छा पैगाम ज़रूर दें और मेहनत से बनाएं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी इजीली बन सकता है। ये ना सोचें कि हमें किसी हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है या कोई हमें शाउट आउट देगा तो हम कुछ बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपनी मेहनत से जो चाहेंगे कर सकते हैं, मुझे लगता है मुश्किल नहीं है। बस शॉर्टकट तलाश ना करें कि फ़ौरन से हमारे इतने फॉलोअर्स हो जाएँ, आराम से करें और फोकस करके करें। मुश्किल टाइम भी आता है, मुश्किल चीज़ें आती हैं, लोग बातें करते हैं, डिस्करेज करते हैं, तो कोई बात नहीं, अपनी इम्परफेक्शंस को कैरी करके चलें और अपनी जो यूनिक चीज़ है उसको यूज़ करें और आगे बढ़ें, इसमें कोई मसला नहीं है। आप के सोशल मीडिया पे 5 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स हैं, तो जब आप अदालतों में जाती हैं या किसी समाअत में पेश होती हैं तो जो जज होते हैं, जो जजेस का जो स्टाफ होता है, तो वो आपको देख के पहचानते नहीं? जजेस का तो पता नहीं, वो तो बहुत रिस्पेक्टेबल है और जाहिर सी बात है वो तो मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन जजेस के स्टाफ अक्सर मेरे पास आ जाते हैं बात करने और ये कहते हैं हमने आपकी वीडियो देखी थी। और अक्सर 1-2 दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मैं कोर्ट से जब बाहर निकलती हूँ तो वो भी बाहर आ जाते हैं और बताते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप नाइला राजा है ना, हमने आपको देखा था, आपकी वीडियो देखी थी और सब कुछ हम आपको फॉलो कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है, बताना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं। आप एक्सप्रेस करें या सब कुछ, आप एक्ट्रेसेस के भी ड्रामास देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, पॉलिटिशियंस को देखते हैं, आप उनको जाके भी बताते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी बात है या कोई इसमें गलत बात है। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, उससे इंस्पायर हो रहे हैं तो उनको बताना चाहिए। अगला बंदा भी फिर यह है कि उसको भी इंकरेजमेंट मिलती है।